नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 11th की केमिस्ट्री, और वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हम पढ़ेंगे, जो चैप्टर नंबर 8 है हमारी बुक में अभी न्यू वाले सिलेबस के अनुसार। ठीक है, न्यू वाले सिलेबस के अनुसार चैप्टर नंबर 8 है कार्बनिक रसायन वाला, जो अलग से पोर्शन होता है। केमिस्ट्री में तीन प्रकार की केमिस्ट्री होती है: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन का पोर्शन है वो यहाँ से आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 8 है, नाम है इस चैप्टर का कार्बनिक रसायन एवं कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक्स प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ठीक है, लेक्चर फर्स्ट है, हम यहाँ से आज से स्टार्ट करने शुरुआत करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, हम पहला अपन पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। देखिए देखिए रसायन विज्ञान किस कार्बनिक रसायन, रसायन विज्ञान में भी कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कार्बनिक रसायन होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन के बारे में। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं कि कार्बनिक रसायन। ठीक है, कार्बनिक रसायन क्या होता है। कार्बनिक रसायन देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा, कार्बनिक रसायन का मतलब होता है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, या कार्बनिक जिसमें कार्बनिक कार्बनिक यौगिकों का, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। देखिए यह है कार्बनिक रसायन की परिभाषा। क्या है परिभाषा? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन। अब देखिए हमारे आगे कार्बनिक रसायन यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन का वर्गीकरण हम देखेंगे, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्बनिक। अब हम देखेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। देखिए कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। ठीक है, और ये वर्गीकरण कब का पढ़ रहे हैं हम? अब ये हम वर्गीकरण 19वीं सदी का, 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया था उसके बारे में पढ़ना है आपको। देखिए सबसे पहले 19वीं शताब्दी में जब कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किया गया, तो सबसे पहले इस प्रकार से किया गया कि कार्बनिक रसायन, एक तो होते हैं कार्बनिक यौगिक और एक होते हैं अकार्बनिक यौगिक। क्या होते हैं? एक तो होते हैं हमारे पास कार्बनिक यौगिक और एक होता है अकार्बनिक यौगिक। ये सब रसायन यौगिक है। रसायन विज्ञान के यौगिकों के बारे में पढ़ना है तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कार्बनिक यौगिक। क्या होता है? कार्बनिक यौगिक। ठीक है,
और दूसरा हमारे पास यहाँ से एक और होता है जिसका नाम होता है अकार्बनिक यौगिक। क्या होता है? अकार्बनिक। अकार्बनिक यौगिक। एक तो होता है कार्बनिक यौगिक और एक होता है अकार्बनिक यौगिक। अब 19वीं शताब्दी के अनुसार कैसे डिसाइड किया गया कि कौन सा कार्बनिक यौगिक है और कौन सा अकार्बनिक यौगिक है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। 19वीं शताब्दी का है, ये अभी का नहीं है। इसके अनुसार ऐसा माना गया कि जिसमें सजीवों से जो जो हमें सजीवों से प्राप्त होते हैं उसको हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक। इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी कि जो हमको सजीवों से प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो हमें निर्जीवों से प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आया यहाँ तक? सजीव और निर्जीव क्या होते हैं? जिसमें जीव होता है उसको बोलते हैं सजीव, और जिसमें जीव नहीं होता उसको बोलते हैं निर्जीव। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं अपन। जो जो सजीवों से प्राप्त होता है, जो सजीवों से प्राप्त होता है, ठीक है, उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आया? जो सजीवों से प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक। एग्जाम्पल के अंदर लिख दो। एग्जाम्पल उदाहरण है हमारे पास, जैसे यूरिया। यूरिया यूरिया क्या है? यूरिया किससे प्राप्त होता है? यूरिया यूरिया नाम आया यूरिन से, और यूरिन होता है मूत्र। ठीक है, और वो सजीव ही करते हैं, तो सजीव यूरिया, यूरिन से नाम पड़ा यूरिया। ठीक है, तो यही यूरिया जो सजीवों से प्राप्त होता है कार्बनिक यौगिक है। और एक मान सकते हैं अपन सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज ईटीसी। शक्कर है, सुक्रोज मतलब शक्कर जो हमें गन्ने से प्राप्त होती है, और गन्ना क्या है? गन्ना सजीव है। ठीक है, समझ में आया? और देखिए, अकार्बनिक यौगिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है जो यौगिक जो हमें निर्जीवों से प्राप्त होता है। प्राप्त होता है उसे हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसमें NaCl H2SO4 वगैरह वगैरह। ठीक है, ETC एक्सेट्रा आदि इसके उदाहरण हो गए। समझ में आया यहाँ तक? कंप्लीट। इस प्रकार से ये रसायन विज्ञान की बेसिक्स कॉन्सेप्ट है जिसको हमने स्टार्ट किया है। यहाँ तक उम्मीद करते समझ में आया। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। आप चाहो तो अपने तरीके से इसके नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया हो तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एक और नोट पॉइंट है, हम जिससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, चलिए अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है जो लिखो आपने। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो इसका शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? बर्जेलियस ने। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप। देखिए, कार्बनिक 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 यौगिक का सबसे पहले उपयोग
ठीक है। कार्बनिक यौगिक नाम, यहाँ सॉरी नाम लिख देना, कार्बनिक यौगिक नाम का सबसे पहले उपयोग बर्जिलियस ने किया था। किसने किया था? बर्जिलियस। बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक था, उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड नाम इसने सबसे पहले लिया था कार्बनिक यौगिक का नाम, कि ये कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, इस नाम का उपयोग ही सबसे पहले बर्जिलियस वैज्ञानिक ने किया था। अब हम आगे की ओर देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं बर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। क्या देखेंगे अब हम? बर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। जब कार्बनिक शब्द का ही सबसे पहले उपयोग किसने किया था? बर्जिलियस ने। तो उस बर्जिलियस ने एक अभिधारणा दी थी कि भाई कार्बनिक कंपाउंड क्या होते हैं। उस कार्बनिक कंपाउंड के बारे में आज हम उसकी अवधारणा को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, बर्जिलियस की जैव शक्ति अवधारणा, उसके नाम से उसको जाना गया। चलिए यहां पर देखते हैं, मैं इसको, ये आपको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए आगे। ठीक है, इसको साफ कर दे रहा हूं, यहां पर देखिए, देखते रहे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं बर्जिलियस। बर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। बर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। ठीक है, बर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत, ये सिद्धांत आपको पढ़ना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं, बर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत क्या था? बर्जिलियस के अनुसार, बर्जिलियस ने कहा था कि कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वो केवल और केवल सजीवों से ही प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि सजीवों में एक जैव शक्ति होती है जिससे ये केवल सजीवों से ही प्राप्त हो सकते थे। उसने जो थ्योरी दी थी, उसने अवधारणा दी थी, वो अवधारणा काफी हद तक सही थी, मगर उसने कुछ ज्यादा ही उपयोग में ज्यादा ही बोल दिया कि केवल और केवल इससे ही प्राप्त होता है। उसने फिक्स बता दिया कि कॉन्फिडेंस के साथ बता दिया कि भाई केवल सजीवों से ही प्राप्त होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसी कोई थ्योरी दे दी जिसमें आगे चलकर इसके शिष्य, एक स्टूडेंट ने ही इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम उस स्टूडेंट के बारे में भी आगे आप पढ़ोगे। अब हम बर्जिलियस की जैव शक्ति सिद्धांत को लिख लेते हैं। चलिए, बर्जिलियस के अनुसार कार्बनिक यौगिक, यहां पर लिखते हैं, चलिए बर्जिलियस के अनुसार कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक केवल और केवल, कार्बनिक यौगिक केवल और केवल सजीवों सजीवों से ही प्राप्त किए जा किए जा सकते हैं, क्योंकि सजीवों में एक जीव शक्ति या जैव शक्ति, जीवित रहने की शक्ति, जैव शक्ति, जैव शक्ति
होती है। ठीक है, इसने क्या कहा, बर्जिलियस के अनुसार कार्बनिक यौगिक केवल और केवल सजीवों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि सजीवों में एक जैव शक्ति होती है, जीवित रहने की शक्ति होती है, तथा इन यौगिकों को निर्जीवों से प्राप्त करना असंभव है। ठीक है, ये थ्योरी है, ये जो थ्योरी दी थी ये बर्जिलियस ने दी थी। किसने दी थी? बर्जिलियस ने। और इस थ्योरी को माना गया है बर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। आया समझ में? कंप्लीट। उसने ये बोला था कि केवल और केवल सजीवों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि सजीवों में एक जैव शक्ति होती है, तथा इन यौगिकों को, मतलब कार्बनिक यौगिकों को निर्जीवों से प्राप्त करना असंभव है, निर्जीवों से अपन प्राप्त कर ही नहीं सकते। इस प्रकार की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? बर्जिलियस ने दी थी। आया समझ में? इस थ्योरी का आप अच्छे से नोट कर दीजिएगा। फिर देखिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए आगे हम पढ़ेंगे इसके शिष्य की थ्योरी, जो था वॉलर। वॉलर नाम का एक शिष्य था, इसका स्टूडेंट था। इसने ही इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया, और उसने प्रयोगशाला में एक निर्जीव वस्तु को लेकर गर्म किया, उसमें अभिक्रिया करवा के गर्म किया उसको, फिर उसने यूरिया बना दिया। और यूरिया कैसा होता है? कार्बनिक कंपाउंड होता है, और एक निर्जीव वस्तु से उसने यूरिया प्राप्त कर लिया, यूरिया बना दिया। इससे यह थ्योरी आपस में इसकी गलत हो गई। जो वॉलर के गुरुजी की थ्योरी थी बर्जिलियस की, उस थ्योरी को उसने गलत साबित कर दिया। आया समझ में? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस थ्योरी को आप अच्छे से नोट डाउन कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए वॉलर यहां लिखते हैं। चलिए वॉलर 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 की अवधारणा। चलिए वॉलर की अवधारणा के बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखिए वॉलर था, इसने क्या किया था? उसने सबसे पहले लिया था अमोनियम साइनाइड। क्या लिया था? अमोनियम साइनाइड। चलिए देखते हैं अमोनियम साइनाइड। उसने लिया था सबसे पहले NH4 CnO। ठीक है, क्या लिया था इसने? अमोनियम साइनाइड। क्या लिया था उसने? अमोनियम साइनाइड। यहां पर इसको लिख सकते हैं, नीचे लिख देना आप अमोनियम। ठीक है, आमतौर पर ये नामे आप इंग्लिश में लिखो तो ज्यादा बेहतर होगा। और ये होगा, ये निर्जीव था। कैसा था? निर्जीव। इसके अंदर कोई जीव नहीं था, निर्जीव वस्तु था। जब इसने प्रयोगशाला में लेके इसको गर्म किया तो उसने पाया क्या बना? NH2CO NH2। और ये क्या है? यह है यूरिया। क्या है ये? यूरिया। और ये कैसा यौगिक है? ये कार्बनिक कंपाउंड है। कैसा है? कार्बनिक यौगिक। ठीक है, आपको डायरेक्ट पता चल गया होगा कि थ्योरी कैसे गलत हो गई। उसके बर्जिलियस के गुरुजी की थ्योरी को कैसे उसने गलत साबित कर दिया। ठीक है, समझ में आया? इस प्रकार से होता है। ठीक है, अतः जब शक्ति सिद्धांत फेल हो गया। देखिए यहाँ पर, ठीक है, समझ में आया? फिर यहाँ पर लिख सकते हैं अतः वॉलर के अनुसार
अनुसार निर्जीव निर्जीव यौगिकों से, निर्जीव यौगिकों या कोई भी अपन वस्तु भी ले सकते हैं, ठीक है, निर्जीवों या निर्जीव, कोई भी निर्जीव है उससे, ठीक है, निर्जीव यौगिक, निर्जीव यौगिक से भी कार्बनिक कार्बनिक यौगिक को बनाना संभव है। समझ में आया? इस प्रकार से वॉलर ने क्या किया, बर्जलियस की थ्योरी को फेल कर दिया। यहां पर उसने निर्जीव अमोनियम साइनेट लेकर उसको द्रवशाला में गर्म किया तो उसको अमोनिया मिल गया, अब सॉरी अमोनिया क्या, यूरिया मिल गया, NH2CO NH2, ये फॉर्मूला होता है यूरिया का, यूरिया मिल गया। और यूरिया कैसा कंपाउंड है, यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है। इस प्रकार वॉलर के अनुसार निर्जीव यौगिकों से भी कार्बनिक यौगिकों को बनाना संभव है। आज समझ में? इस प्रकार से इस थ्योरी को इसने फेल कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक परिभाषा, सभी हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न। आधुनिक, अब हम पढ़ते हैं इसकी आधुनिक। ये कौन सी थ्योरी थी, ये 19वीं सदी की थ्योरी थी जो अपन ने अब तक पढ़ रहे थे। अब आधुनिक तरीके से अब लेटेस्ट थ्योरी क्या है कि कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक इसे कहते हैं, उसके बारे में हम लिखते हैं। चलिए देखते हैं, ये नोट डाउन कर दीजिएगा। अब आगे देखिए, चलिए चलिए कार्बनिक कार्बनिक यौगिकों की आधुनिक अवधारणा, कार्बनिक यौगिकों की आधुनिक अवधारणा के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, आधुनिक अवधारणा क्या है? ठीक है, आधुनिक के अनुसार सभी हाइड्रोकार्बन तथा उसके डेरिवेटिव्स क्या कहलाते हैं, कार्बनिक कंपाउंड कहलाते हैं। समझ में आया? चलिए, समझ में नहीं आया होगा क्योंकि हाइड्रोकार्बन पता नहीं होगा किसी किसी को, हम आपको बताएंगे हाइड्रोकार्बन भी क्या होता है, उसके डेरिवेटिव क्या होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। दो चीजें हैं, आप परिभाषा सबसे पहले अपन लिख देते हैं सभी, पहले हम परिभाषा के रूप में समझ लेते फिर आपको समझा देंगे। देखिए, सभी सभी हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न, सभी हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। समझ में आया? यह है उसकी लेटेस्ट परिभाषा है, लेटेस्ट अवधारणा। ठीक है, कार्बनिक की कंपाउंड की, कार्बनिक यौगिक की कहलाते हैं। जैसे कि आप उदाहरण में लिख सकते हो CH4। ठीक है, एग्जांपल में लिखो CH4 मेथेन। ठीक है, C2H6, फिर आप लिख सकते हो C2H5OH आदि, बहुत सारे हैं जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं तथा उसके व्युत्पन्न। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दो शब्द का उपयोग हुआ है, एक तो हाइड्रोकार्बन, एक है उसके
डेरिवेटिव्स। उसके डेरिवेटिव्स का मतलब होता है उसके व्युत्पन्न। इस व्युत्पन्न शब्द है, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन, एक होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, यहाँ पर देखिए, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बनता है उसको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जैसे कि देखो CH4, CH4 क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, मतलब ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। आया समझ में। इसी प्रकार से देखिए उसके व्युत्पन्न, तो हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन से मिलकर बने हुए अन्य, जैसे कि कार्बन के साथ अगर दूसरे कोई ऊपर जोड़ दे, जैसे कि कार्बन के साथ में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कोई भी हेलोजन है, ठीक है, कोई भी हेलो, यहाँ मैंने क्लोरीन लिखा है, यहाँ पर कोई भी हेलोजन तत्व भी कार्बन के साथ आ सकता है, ठीक है। तो ये उसके डेरिवेटिव्स हो गए, इसके व्युत्पन्न हो गए जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। समझ में आया। कार्बन की जगह जैसे कि यहाँ पर तो कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बने हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए कार्बन होगा, उसके साथ फिर ऑक्सीजन भी आ जाए, ऑक्सीजन भी आ सकता है उसके साथ, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, जो जितने हेलोजन तत्व है वो आ सकते हैं, ठीक है। सभी मिलकर आप कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं। तो हाइड्रोजन एक तो होता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ, और एक होते हैं उसके डेरिवेटिव्स, तो उसके डेरिवेटिव्स में ये कुछ भी आ सकते हैं। समझ में आया। अन्य तत्व भी है ये, जैसे कि विशेष करके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पी है, क्लोरीन है, हेलोजन तत्व है, ये विशेष करके उसके डेरिवेटिव्स में आते हैं। समझ में आया, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको नोट डाउन कर दीजिएगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारे हैं कार्बनिक यौगिक। प्रयोगशाला में बनने वाले सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों के बारे में हम लिखेंगे। सबसे पहले प्रयोगशाला में सबसे पहले 3 यौगिक कौन कौन से बने थे, अब हम आगे देखते चले। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में बनने वाले प्रथम 3 ये प्रश्न आपको आमतौर पर 1 नंबर में पूछ लेते हैं कि प्रयोगशाला में तैयार किए गए प्रथम 3 कार्बनिक कंपाउंड के नाम बताइए। ठीक है, या आप यौगिक की जगह क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लिख देना, सॉरी यहाँ पर कार्बनिक यौगिक लिखोगे ज्यादा उचित रहेगा। ठीक है, 3 कार्बनिक यौगिक है समझ में। देखिए सबसे पहले था यूरिया, फिर था एसिटिक एसिड, और एक था मेथेन। चलिए देखते हैं। सबसे पहला अपने पास था यूरिया। सबसे पहले किसकी खोज हुई थी, यूरिया की, प्रयोगशाला में बनाया था। ठीक है, यूरिया, अब इसको लिख सकते हैं हिंदी में यूरिया। और यूरिया को किसने बनाया था आपको पता है, वोलर ने। किसने बनाया था, वोलर ने। ठीक है, समझ में आया। दूसरा था एसिटिक एसिड। इसने कौन सा था, एसिटिक एसिड था, कोल्बे ने बनाया था इसको। किसने बनाया था, कोल्बे ने। यहां पर लिख सकते हैं आप, इसको कोल्बे ने बनाया था। ठीक है, चलिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा था मेथेन। ठीक है, मेथेन, इसको बनाया था बर्थले ने। ठीक है, इस प्रकार से तीनों कंपाउंड। चलिए इसको नोट डाउन कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। प्रयोगशाला में बनने वाले प्रथम 3 कार्बनिक यौगिकों के बारे में आपको पूछ ले। सबसे पहले था यूरिया जिसको वोलर ने बनाया था, एसिटिक एसिड था जिसके कोल्बे ने बनाया था, और एक था मेथेन जिसको
बथले ने बनाया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये हमारा पहला लेक्चर आपको समझ में आया होगा तथा उम्मीद करते हैं बढ़िया लगा होगा। ठीक है, अब अगला वाला आपको लास्ट वीडियो हमारा, अगला वाला आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए।